हिंदी पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण से रिमेडियल टीचिंग से। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन रिमेडियल टीचिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाना। बी में है सीखने में कठिनाई वाले छात्रों की सहायता करना। सी में है केवल परीक्षा की तैयारी कराना। डी में है अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। सीखने में कठिनाई वाले छात्रों की सहायता करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है। ए में है शिक्षण से पहले। बी में है सीखने की कठिनाइयों की पहचान के बाद। सी में है केवल वार्षिक परीक्षा के बाद। डी में है केवल गृह कार्य के समय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है सीखने की कठिनाई की पहचान के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। सीखने की कठिनाई के पहचान के बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है उपचारात्मक शिक्षण का पहला चरण क्या है। ए में है परीक्षा लेना। बी में सीखने की कठिनाइयों का निदान डायग्नोसिस करना। सी में है दंड देना। डी में है अतिरिक्त गृह कार्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है उपचारात्मक शिक्षण का पहला चरण होता है सीखने की कठिनाइयों का निदान डायग्नोसिस करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ए में है केवल मेधावी विद्यार्थियों के लिए। बी में है सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए। सी में है केवल उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। डी में है केवल प्रतियोगी परीक्षा देने वाले के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है उपचारात्मक शिक्षण से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में है केवल अंक देखना। बी में है त्रुटियों का विश्लेषण करना। सी में अभिभावक को बुलाना। डी में है दंड देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। त्रुटियों का विश्लेषण करना उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक का कार्य होता है त्रुटियों का विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। ए में है रटने की प्रक्रिया। बी में है निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोसिस असेसमेंट। सी में है वार्षिक परीक्षा। डी में अनुशासन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण का आधार पूछा गया है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार होगा निदानात्मक मूल्यांकन मतलब डायग्नोसिस असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है यदि बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में है डांटना। बी में है अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत सहायता देना। सी में है अनदेखा करना। डी में है कक्षा से बाहर भेजना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत सहायता देना शिक्षक का कार्य होता है। अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता तो शिक्षक का कार्य होता है अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत सहायता देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होता है। ए में है नियंत्रक। बी में है मार्गदर्शन और सहयोगी। सी में है केवल परीक्षक। डी में है केवल व्याख्याता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी मार्गदर्शक और सहयोगी। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है
उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है? ए में है सीखने की कठिनाइयों को दूर करने से, बी में है केवल परीक्षा परिणाम से, सी में है अनुशासन से, डी में है खेल कूद से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, सीखने की कठिनाइयों को दूर करने से उपचारात्मक शिक्षण का संबंध होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियाँ अधिक प्रभावी होती है? ए में है बाल केंद्रित गतिविधियाँ, बी में है केवल व्याख्यान विधियाँ, सी में है केवल रटना, डी में है केवल लिखित परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित गतिविधियाँ। तो 10 का आंसर होगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ए में सभी बच्चे को समान अंक दिलाना, बी में सीखने की कमियों को दूर करना, सी में केवल होमवर्क पूरा करना, डी में प्रतियोगिता बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सीखने की कमियों को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, सीखने की कमियों को दूर करना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है उपचारात्मक शिक्षण किस मूल्यांकन के बाद किया जाता है? ए में समेकित मूल्यांकन, बी में है निदानात्मक मूल्यांकन, सी में है केवल वार्षिक परीक्षा, डी में है बोर्ड परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, उपचारात्मक शिक्षण का मूल्यांकन होता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में उपचारात्मक शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ए में है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान, बी में सभी को एक जैसा पढ़ाना, सी में है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहना, डी में है दंड देना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, उपचारात्मक शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ए में है कठोर, बी में है सहायक एवं प्रोत्साहनपूर्ण, सी में है उदासीन, डी में है दंडात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, सहायक एवं प्रोत्साहनपूर्ण होना चाहिए प्रशिक्षण में शिक्षक की भूमिका। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है उपचारात्मक शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाता है? ए में है असफलता के रूप में, बी में सीखने के अवसर के रूप में, सी में अनुशासनहीन के रूप में, डी में कमजोर के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा त्रुटियों को देखा जाता है सीखने के अवसर के रूप में। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा बी, सीखने के अवसर के रूप में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है उपचारात्मक शिक्षण का पहला उपयुक्त समय क्या है? ए में है कठिनाइयों की पहचान होते ही, बी में है केवल वार्षिक परीक्षा के बाद, सी में सत्र समाप्त होने पर, डी में अगली कक्षा में जाने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, कठिनाई को पहचान होते ही उपचारात्मक शिक्षण का उपयुक्त समय होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है उपचारात्मक शिक्षण में छोटे समूहों का उपयोग क्यों किया जाता है? ए में समय बिताने के लिए, बी में व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए, सी में अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी में परीक्षा कराने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए उपचारात्मक शिक्षण में छोटे समूह का उपयोग होता है व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के शिक्षण का भाग है? ए में है बाल केंद्रित शिक्षण, बी में शिक्षक केंद्रित शिक्षण, सी में व्याख्यान विधि, डी में रटने की विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, बाल केंद्रित शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण का भाग होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है उपचारात्मक शिक्षण के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए में है पुनः मूल्यांकन करना, बी में है केवल नया पाठ पढ़ाना, सी में है परीक्षा समाप्त करना, डी में गृह कार्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, पुनः मूल्यांकन करना उपचारात्मक शिक्षण का
के बाद शिक्षक का कार्य होता है पुनः मूल्यांकन करना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। सभी बच्चे को समान बनाना। बी में है सीखने की कठिनाइयों को दूर कर प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना। सी में है केवल परीक्षा पास करना। डी में है होमवर्क पूरा करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, सीखने की कठिनाइयों को दूर कर प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करवाना उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में है उपचारात्मक शिक्षण में अभिभावकों की भूमिका क्या है, क्या हो सकती है, क्या अभिभावकों की मतलब पेरेंट्स की। तो हमारा है ए में है कोई भूमिका नहीं है। बी में है सहयोग और प्रोत्साहन देना। सी में केवल शिकायत करना। डी में है केवल अंक पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, सहयोग और प्रोत्साहन देना उपचारात्मक शिक्षण में अभिभावक की भूमिका होती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 में है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी होता है। ए में है भयमुक्त और सहयोगात्मक में। बी में है दंडात्मक में। सी में है केवल व्याख्यान आधारित पर। डी में है प्रतियोगी पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, भयमुक्त और सहयोगात्मक पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 में है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है। यहाँ लाभ पूछा गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लाभ पूछा गया है। लाभ में आत्मविश्वास में वृद्धि। बी में है केवल अंक बढ़ाना। सी में है अनुशासन बढ़ाना। डी में गृह कार्य कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, आत्मविश्वास में वृद्धि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लाभ होता है। 23 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है उपचारात्मक शिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए। ए में है प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार। बी में है केवल शिक्षक की सुविधा के अनुसार। सी में है केवल पाठ्यपुस्तक के अनुसार। डी में है केवल परीक्षा के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उसका निदान होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में है उपचारात्मक शिक्षण एक के प्रभावी तरीका कौन सा है। ए में है व्यक्तिगत मार्गदर्शन। बी में है केवल दंड। सी में है केवल रटना। डी में है केवल नोट्स देना। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रभावी तरीका होता है व्यक्तिगत मार्गदर्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में उपचारात्मक शिक्षण में फीडबैक कैसा होना चाहिए। ए में है नकारात्मक, नहीं नकारात्मक तो नहीं होना चाहिए। बी में है रचनात्मक एवं सकारात्मक, हाँ ये तो होना चाहिए। आगे भी देखते हैं। सी में है कठोर भी नहीं होना चाहिए। डी में है सार्वजनिक आलोचना वाला, नहीं आलोचना वाला भी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक एवं सकारात्मक होना चाहिए इसका उपचारात्मक शिक्षण का फीडबैक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में है उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किस प्रकार के मूल्यांकन से सबसे अधिक है। ए में है निदानात्मक मूल्यांकन। बी में है समेकित मूल्यांकन। सी में है बोर्ड परीक्षा। डी में है प्रतियोगिता परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, निदानात्मक मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण का संबंध होता है निदानात्मक मूल्यांकन से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में है उपचारात्मक शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम क्या है। ए में सीखने की कमियों में सुधार। बी में है केवल परीक्षा में सफलता। सी में है गृह कार्य पूरा करना। डी में अनुशासन बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, सीखने की कमी में सुधार। उपचारात्मक शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम होता है सीखने की कमी में सुधार। किसी बच्चा को कमी हो रहा है उसके पढ़ने में सीखने में, तो उसको निदान करके फिर उसको उपचार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए,
सीखने की कमी को दूर करना या सीखने की कमी में सुधार लाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में है उपचारात्मक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। ए में है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी में है केवल मेधावी बच्चा सीख सकता है, सी में है केवल रटकर सीखना संभव है, डी में सभी बच्चे समान गति से सीख सकता है। तो क्या पूछा, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। तो उपचारात्मक शिक्षण है ना, प्रत्येक बच्चों सीख सकता है, इसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में है सीटेट के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है केवल परीक्षा में अधिक अंक दिलाना, बी में है विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाई की पहचान कर उन्हें दूर करना, सी में है केवल अनुशासन बनाए रखना, डी में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें दूर करना सीटेट के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग सबके आंसर नीचे वाले पेज पर है, आप लोग देखकर मिला सकते हैं और मिला के मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं आपका 30 में से कितना सही हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।